Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. I welcome you to the last lecture of this mechanics series and the chapter of this last lecture is gravitation. जैसे हमने कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि हमने कहा था हमारा लास्ट लेक्चर होगा विच विल बेस्ड ऑन अर्थ सैटेलाइट्स एंड उसमें हम डेरिवेशन है जैसे हमारी सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, ऑर्बिट की टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जीज क्या होती हैं, हम डिस्कस करेंगे. एंड इन ब्रीफ वी विल टॉक अबाउट जियोस्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स. और बाकी फिर वही बात है, मतलब ये मैकेनिक्स का लास्ट लेक्चर है एंड आफ्टर दिस वी विल हैव सम लेक्चर्स नहीं कहेंगे, वी विल हैव सम वीडियोस विच विल बी प्योरली बेस्ड अपॉन योर क्वेश्चंस. सवाल ही तो मजेदार होते हैं, उसी में हमारा मजा आएगा. हमारे उसमें हम हर तरह के सवाल करेंगे. पहले हम सवाल थोड़े आसान करेंगे जिससे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अच्छा हाँ सवाल हमको समझ में आ रहा, हम कर सकते हैं. एंड स्टेप बाय हम आपके लेवल को बढ़ाते जाएंगे. एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इतना कंटेंट डिलीवर कर सकें कि आपकी जेई और नीट की प्रिपरेशंस हम आसानी से करा सके. मतलब वी विल मेक श्योर दैट टीम अनलॉक साइंस इज फुल्ली डेडिकेटेड टू इट्स वर्ड्स कि जो हमने आपसे वादा किया है कि वी विल गिव यू क्वालिटी कंटेंट फॉर योर जेई एंड नीट प्रिपरेशंस. बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं यू कैन कन्वे आवर वर्ड्स टू योर जूनियर फेलोज कि हम 26 नवंबर से अपनी NTSC सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं. ये एक रॉकेट कोर्स रहेगा हमारा ये, जिसमें हम 9th-10th के फिजिक्स सेगमेंट को मतलब एक्सक्लूसिवली हम उसको टच बेस करेंगे. बाकी वी विल हैव सर्टेन वीडियोस ऑन दैट मैथमेटिक एप्टीट्यूड आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल फोकस ऑन फिजिक्स और उसका हम 9th-10th वाला एस्पेक्ट हम पूरा कवर करेंगे. उसके हर एंगल को कवर करेंगे, चाहे रीजनिंग एप्टीट्यूड हो, लॉजिकल एप्टीट्यूड हो, उसका कॉम्प्रिहेंशन हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो, हम उसको हर चीज कवर करेंगे. तो अगर आपसे कोई जूनियर हैं तो प्लीज डू कन्वे आवर वर्ड्स एंड दे कैन जॉइन आवर चैनल. फ्रॉम 26 नवंबर हम NTSC सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं. बाकी जो बच्चे हमसे टारगेट 21 के जुड़े हुए हैं आपको मैं बता दूं, December is all about we are going to focus upon class 12th. So buckle up. Mechanics series हमारी खत्म होने वाली है and I hope mechanics was a very fruitful journey for you. And in the coming month we will switch over to class 12th physics. And I hope जितना mechanics को आपने प्यार दिया है उतना ही आप प्यार उस सीरीज को भी देंगे. खैर बातें होती रहेंगी, बातें करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, तो आइए अपने हम काम शुरू करते हैं. और the last lecture of this chapter gravitation is earth satellites. So what are satellites? Satellites are basically एक ऐसी bodies होती हैं जो किसी भी planet के around revolve करती हैं. जैसे अर्थ सैटेलाइट में you have two types of satellites. One you have natural satellites जिसको हम for example earth has only one, that is moon. And second you have artificial satellites. तो इसमें दो कैटेगरी हमारे पास हैं. You have geostationary and you have polar. अब इनमें फर्क क्या होता है ये हम लेक्चर के आखिरी में डिस्कस करेंगे. अभी हमसे बात करते हैं पहले इसके कुछ डेरिवेशंस के बारे में. तो फर्स्ट डेरिवेशन इज योर ऑर्बिटल स्पीड. तो इसका हम कुछ फिगर ड्रॉ करते हैं. सपोज अगर मैंने फिगर ड्रॉ करूं आपके लिए, मान लीजिए ये अर्थ है मेरा ये, और मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिट और बनाया मैंने. सपोज ये मेरा एक ऑर्बिट है ये,
दिस इज द ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग. ये मेरी सैटेलाइट है ये. Now suppose at any instant from the surface the height of satellite is h, and from center the radius of earth is r e. तो जो height of satellite above surface है that is r e plus h. तो जो ऑर्बिटल स्पीड आपकी होगी किसी भी इंस्टेंट पे that will be your, this is your ऑर्बिटल स्पीड. अब यहाँ पे क्या है भाई, कोई भी चीज यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है, तो जो आपकी सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है वो कांस्टेंट स्पीड है. दैट मीन द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए बॉडी के पास क्या होना चाहिए? बॉडी मस्ट हैव सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ये आपका अर्थ का मास है और ये सैटेलाइट का मास है, और एक होता फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है. मतलब वी कैन राइट मॉड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? जी मास 1 मास 2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर. और व्हाट इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स? m v नॉट स्क्वायर अपॉन सेपरेशन या रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो एक आर ई प्लस एच से कट गया, m इससे कट गया, देयरफॉर v नॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच. देयरफॉर वी नॉट की वैल्यू क्या जाएगी? अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच बन जाएगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट गोइंग अराउंड द प्लैनेट. यहाँ पे हमने प्लैनेट को अर्थ मान लिया है, और आप देख सकते हो कि दिस ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट. और इसी में अगर हम स्पेशल केस लें, फॉर स्पेशल केस इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो हम h की वैल्यू को ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं. तो v नॉट क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय आर ई. और जो g का वैल्यू होता है सरफेस पे, दैट इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर. तो यहां से जी एम ई की वैल्यू क्या बन जाएगी? जी आर ई स्क्वायर. देयरफॉर वी नॉट बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई. आर ई कट गया, तो वैल्यू कितनी जाएगी? अंडर रूट ऑफ जी आर ई आ जाएगी आपकी. तो जो हमने पहले डिराइव किया दैट वाज द ऑर्बिटल स्पीड फॉर जनरल केस. कि अगर मान लो सैटेलाइट आपकी कुछ अर्थ से h हाइट अबव है, तो v नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो ये होगी. लेकिन अगर मान लो सैटेलाइट को अर्थ के बहुत पास से छोड़ा गया है, वो बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम हाइट अबव अर्थ 0 निगलेक्ट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं. उस केस में आपकी स्पीड अंडर रूट जी आर ई करके बन जाएगी आपकी. तो क्वेश्चन में हमको बहुत ध्यान से देखना है कि जो सैटेलाइट की हाइट दी है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो कंपेरेबल है, या मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ से कुछ 500 मीटर ऊपर है, इतना नीचे तो नहीं होगा, कुछ मान लो 100 किलोमीटर ऊपर है, और अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में वो वैल्यू नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो मान लो कि मेरे को कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ से कुछ 3200 किलोमीटर ऊपर है, तब वो अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है. then you cannot use this formula marked in your pink color, then you have to use the formula marked in your blue color. इस चीज का ध्यान रखिएगा. So what is orbital speed? It is the speed with which the satellite goes around the earth in uniform circular motion. मतलब जो v नॉट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है that will always remain constant. Mod of v naught is always
कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है इसके अंदर। नाउ सेकेंड, मूविंग ऑन, वी नीड टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो जीरो है, तो आपकी स्पीड कांस्टेंट है, हेंस टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड बन जाएगा आपका। और यहाँ पे स्पीड कौन सी यूज करोगे, ऑर्बिटल स्पीड। नाउ इफ टाइम बिकम्स इक्वल टू टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब यहां पे था और एक चक्कर घूम के वापस यहां आ गया, तो इसमें जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। और इतना चलने में जो डिस्टेंस है वो एक सरकमफरेंस है। तो सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो कितनी है RE प्लस एच है, और नीचे हमारा V0 है। हमारा V0 कितना आया था, अंडर रूट ऑफ GME अपॉन RE प्लस एच। तो अब देखो नीचे एक RE प्लस एच का टर्म है, लेकिन उसकी पावर हाफ है। जब उसको ऊपर लाओगे तो ऊपर एक टर्म पावर 1 है, तो 1 में हाफ जोड़ दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, नीचे क्या रहेगा, अंडर रूट GME बन जाएगा आपका ये। देखो जो टाइम पीरियड की वैल्यू आई है 2 पाई बाई रूट GME RE प्लस एच पावर 3/2 बन जाएगा आपका ये। अब फिर वही बात आती है कि अगर मैं यहाँ पे केस को स्पेशलाइज कर दूं कि मैं सैटेलाइट बहुत क्लोज है आपके अर्थ के, तो इफ h इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो आपका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ GME इंटू RE का पावर 3/2। तो t का वैल्यू क्या आया है, 2 पाई बाय रूट GME RE का वैल्यू पावर 3/2, और GME की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, अंडर रूट ऑफ G RE स्क्वायर थी, RE का पावर 3/2। 2 पाई बाय रूट G इंटू RE स्क्वायर है, बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन RE बन जाएगा, इंटू RE का पावर 3/2। तो 2 पाई बाय रूट G, नीचे पावर 3/2 है, ऊपर RE का, नीचे 1 है, तो क्या बन जाएगा, 3/2 माइनस 1 दैट इज हाफ। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ RE बाय G। Therefore, if satellite is very close to Earth, then time period becomes 2 pi under root of RE by G बन जाएगा आपका। ये आपका टाइम पीरियड है। यहाँ पे हमको बस ध्यान रखना है कि हमको एग्जाम में कैसी वैल्यू h की दी रखी हुई है। अगर बहुत पास में है तो हम इसको यूज कर सकते हैं ब्लू वाले को, बट अगर कंपेरेबल है देन यू हैव टू गो फॉर दिस पिंक मार्क्ड फॉर्मूला। तो ये तो बात हो गई टाइम पीरियड की। इसी में अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछता है तो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो इसी का आप रेसिप्रोकल कर दिएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहो दैट इज 1 upon 2 pi under root of G by RE will give you the frequency of satellite. Then moving on to energy of satellite. इसमें हम दो चीज निकालेंगे। फर्स्ट we will find kinetic energy of सैटेलाइट। तो k की वैल्यू क्या होगी, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट एंड स्पीड का स्क्वायर। स्पीड कौन सी, ऑर्बिटल स्पीड, तो हाफ m। V0 स्क्वायर कितना आया था हमारा, देखो V0 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, दैट इज GME बाई RE प्लस एच।
GME upon RE plus H. Therefore, kinetic energy is GMEM upon RE plus H. So this is the kinetic energy of the satellite of mass small m going around the earth at a height of h above its surface. तो ये हमारी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है. सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. तो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था कि जब दो मसल्स होते हैं M1 M2 और उनके बीच का सेपरेशन कुछ R होता है. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस G M1 M2 अपॉन उनके बीच का सेपरेशन. तो यहाँ पे M1 मास ऑफ अर्थ है, M2 आपका मास ऑफ सैटेलाइट है आपका. अच्छा, यहाँ पे ऊपर एक्सप्रेशन में एक चीज मिस हो गई हमसे, इसको हम दोबारा लिखते हैं. 2 हमारा मिस हो गया था, तो हम दोबारा इसको लिखें. K का वैल्यू बन जाएगा GMEM अपॉन 2 टाइम्स RE प्लस H बन जाएगा आपका. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी. इसको दोबारा मार्क कर लेते हैं हम लोग. अब देखिए, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं. 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? माइनस हटा दो बाहर से. 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या बन जाएगा? माइनस GMEM, और 2 से डिवाइड करोगे बैलेंस करने के लिए. एक हम लोग माइनस बाहर ही कर देते हैं, एक चीज आसान रहेगी हमारे लिए. तो अगर आप देखो, ये जो वैल्यू अंदर है ब्रैकेट के अंदर, ये सेम यही तो वैल्यू है आपकी. ये देखो, सेम वही वैल्यू आ रही है. ये वैल्यू है सेम, यही वैल्यू आ रही है आपकी. दैट मीन्स वी कैन राइट कि जो u का वैल्यू है दैट इज -2 टाइम्स कैपिटल K. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि u इज इक्वल टू आपका होता है -2K होता है हमारा. और इसमें थर्ड दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. अब यहाँ पे देखिए, जब हमने इसको ड्यूरेशन शुरू किया तो हमने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. तो जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब वी आर ओनली हैविंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सम ऑफ काइनेटिक एंड potential is known as mechanical energy, that is E is equal to K plus U. तो ये K हो गया. U अभी हमने क्या निकाला पीछे? माइनस ऑफ 2K निकाला है. देखो E क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ K, और K की वैल्यू क्या है? -GMEM अपॉन 2 टाइम्स RE प्लस H. यही है. सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट जो अर्थ से कुछ h हाइट अबव आपका वो रिवॉल्व कर रहा है आपका. तो ये आपकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हो गया आपकी ये. तो बेसिकली यहाँ पे हमने सैटेलाइट में हमने बात की ऑर्बिटल स्पीड की, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की, और टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में यहाँ पे हमने बात किया है. अब जैसे हमने शुरू में बात की कि व्हाट इज जियो स्टेशनरी एंड व्हाट इज पोलर सैटेलाइट्स. तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, जो आपकी जियो स्टेशनरी आपकी सैटेलाइट्स होती हैं आपकी, उसमें ये होता है कि मान लीजिए अर्थ है, ये क्या आपकी अर्थ है, और यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो अर्थ से कुछ h हाइट अबव है, और सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया. अब कुछ टाइम बाद ये पॉइंट खिसक के यहाँ पहुंच गया. इसको हम एक और कलर यूज करते हैं. सपोज ये पॉइंट कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, तो जो आपकी सैटेलाइट है वो भी उसके साथ उस पॉइंट पर कुछ यहाँ पहुंच जाएगी. मतलब ये दूरी आपकी h ही बनी रहेगी आपकी. तो जिस स्पीड से आपकी अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से आपकी सैटेलाइट भी
रोटेट करती है। तो अर्थ के उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट है वो हमेशा h दूरी पे आपसे बनी रहती है, इसलिए इसका नाम देते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और इनका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि अर्थ के साथ स्टेशनरी है तो इसका टाइम पीरियड भी 24 आवर्स होता है। तो इसकी जो हाइट आती है h अबव, दैट इज लगभग कुछ इतनी आती है आपकी। तो इसका नाम ये है जियो स्टेशनरी। दैट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इट ऑलवेज रिमेन स्टेशनरी। जो दूसरी होती है आपकी पोलर सैटेलाइट्स, इनका जो रेवोल्यूशन है, मतलब दे रिवॉल्व अराउंड द पोल्स। जैसे अगर आपका अर्थ है तो ये अर्थ का अगर एक्सिस है, अर्थ अगर आपकी ऐसे घूम रही है, जो पोलर सैटेलाइट होता है वो पोलर सैटेलाइट आपकी कुछ ऐसे घूमती है, आपकी इस तरह घूमती है आपकी पोलर सैटेलाइट्स। तो इनका जो हाइट होता है लगभग वो 8000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के हाइट के अबव ही होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि पूरे एक चक्कर में, जब अर्थ पूरे चक्कर काट लेता है, ये पूरे अर्थ को एक बार स्कैन कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ग्लोबल लेवल पे कहीं कोई डेटा चाहिए, जैसे कोई आपको किसी लोकेशन का डेटा चाहिए, जीपीएस है आपका, मैप्स हैं आपके, रिमोट सेंसिंग है, वेदर फोरकास्टिंग है, तो ये सैटेलाइट का काम होता है आपको ये सब डेटा आपको फीड करना। जैसे आपके लाइव ट्रैकिंग करते हैं, आप जा रहे हो ओला या उबर में जा रहे हो, तो वो जीपीएस है आपका, हर वक्त कहीं ना कहीं वो आपको सेंस करते हैं आप कहाँ जा रहे हो। दैट इज ऑल ड्यू टू पोलर सैटेलाइट्स। हमको अगर किसी अर्थ के स्पेसिफिक पॉइंट में कुछ डेटा चाहिए, देन वी यूज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये दोनों सैटेलाइट्स का आपका काम होता है आपका ये। तो ये तो बात हो गई आपके सैटेलाइट्स के बारे में बात हो गई है। और आखिरी जो हमारा टॉपिक में बचता है दैट इज केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला आपका इसमें है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि मान लीजिए हमने यहां पे हमने एक एलिप्स बनाया हमने यहाँ पे, और ये कहता है कि यहाँ पे इसके एलिप्स के दो फोकस होते हैं ये। तो इसने बोला कि जो आपका सन है, सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकस। तो हमने ये मान लिया कि सन मेरा यहाँ पे है, इसको हमने एस मान लिया, और एक प्लैनेट है जो इस सन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ से एक लाइन खींच ली हमने, ये आपका प्लैनेट है, ये इसका दूसरा फोकस है एस डैश। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो होगा वो हमेशा सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा। मींस ऑल द प्लैनेट्स इन द हेवनली सिस्टम और द सोलर सिस्टम goes around the sun in an elliptical path with the sun kept at any one of the focus of the ellipse। चाहे तो यहां होगा या तो यहां रखा होगा। जो हमने पीछे ड्राइव किया है वहां पे हमने क्या किया, हमने सन को मतलब पाथ हमने सर्कल लिया है। सर्कल कब बनेगा? जब मैं इन दोनों फोकस को आपस में मर्ज कर दूं यहाँ पे, then this elliptical path will become a circular path. So circle is a special form of ellipse in which the two focus coincides at one point which will give you a circular path. तो जब एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका पाथ ऑफ रेवोल्यूशन इलिप्टिकल होता है, और सन जो होता है वो इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे रखा हुआ होता है। तो दैट वाज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में, आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका था लॉ ऑफ एरियाज। तो यहां पे हम दोबारा थोड़ा फिगर को रिफाइन करते हैं, इसको हम P डैश लेते हैं, और सेम हम वेक्टर यहां ड्रॉ करते हैं, इसको हम लेते हैं A और B। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एरिया कवर हो रहा है। अगर मैं इसको शेड करूं मैं यहाँ पे इसकी शेडिंग करूं हल्की सी। Now suppose
P से P डैश जाने में इसको टाइम लगता है डेल्टा टी, और A से B जाने में इसको टाइम लगता है डेल्टा टी। खास बात क्या है, जो P और P डैश पॉइंट है वो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है, और जो A और B पॉइंट है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। लॉ ऑफ एरिया से ये कहता है कि किसी भी प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। मतलब द अमाउंट ऑफ एरिया कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। मतलब फॉर फारदेस्ट पॉइंट यहाँ पे एरिया कवर्ड कितना है डेल्टा टी टाइम में, एस पी डैश पी है, और नियरेस्ट पॉइंट में उसी सेम इंटरवल में एरिया कवर्ड कितना है, एस ए बी है। तो ये दोनों एरिया आपके इक्वल होंगे। तो ये आपका लॉ ऑफ एरियाज था आपका ये। और जो तीसरा आपका लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड से कहता है कि जो भी इलिप्टिकल पाथ में टाइम पीरियड है उसका जो स्क्वायर है इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नाउ व्हाट इज सेमी मेजर एक्सिस? ये जो है ये दैट इज योर मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2a, और ये जो होती है दैट इज योर दैट इज योर माइनर एक्सिस, जिसको हम कहते हैं 2b। सो फॉर इलिप्टिकल पाथ आपका जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है इट इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ योर सेमी मेजर एक्सिस, और अगर आपका पाथ सर्कुलर है इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये आपके सर्कुलर पाथ के लिए लॉ ऑफ पीरियड है आपका ये, कि जो भी आपका टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ योर radius of orbit. So friends, this concludes our chapter gravitation, and this concludes our mechanics series. Next few coming days we will discuss all the possible questions which can come in your JEE and NEET examination and questions which have came in your JEE and NEET examination. बाकी दिसंबर से हम लोग क्लास 12 पे शिफ्ट कर रहे हैं अपना फोकस, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बाकी जो आपके छोटे मोटे जो दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, उनके लिए हमने जो क्लास 10th में है, जो 9th में है, उनके लिए हमने NTSC सीरीज लॉन्च की है, बिकॉज दे हैव देयर पेपर ऑन 13th of December 2020। तो उसको माइंड में रखते हुए वी हैव लॉन्च्ड अ रॉकेट कोर्स फॉर NTSC। यू कैन रिफर दैट कोर्स टू योर जूनियर्स ऑल्सो, ताकि उनको भी उससे बेनिफिट मिल सके। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, आपको ये पूरी सीरीज आपको समझ में आई होगी। तो आप हमको प्लीज लाइक करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों में, जितना हो सके इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को फायदा मिल सके। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड रेस्ट ऑल सेड, स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर योर JEE and NEET examinations. Thank you very much.